गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जिन लोगों ने लास्ट के 2 लेक्चर मिस किए हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो 2 लेक्चर सीख लो, वो 2 लेक्चर बार बार ही देखो, फिर उसके बाद ये लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन पहले, फिर करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिर जाएंगे हाफ लाइफ की तरफ, फिर जाएंगे ग्राफ कैसे बनता है इन सारी चीजों का। और हम सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास का उठाने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स आपने पढ़े होंगे, और कौन कौन से रूल इंटीग्रेशन के पढ़े हैं वो जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपके पास आपने पढ़ा था कि dx का इंटीग्रेशन अगर हम निकालना चाहते हैं, dx का इंटीग्रेशन, तो मेरे पास क्या होगा x प्लस सी। ऐसे ही अगर मैं dt का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा t प्लस सी। कुछ नहीं करना, d हटा देना और कुछ नहीं। अगर मेरे पास k dx का इंटीग्रेशन करना है, वेयर दिस k इज कांस्टेंट है ये, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा, k बाहर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा। ठीक है, चलो समझ नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। कि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, फिर आता है dx प्लस सी। और आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो मल्टीप्लाई कर दो k इंटू एक्स प्लस सी। बस इतना याद रखना भाई। c जो है ना वो एक कांस्टेंट है, मतलब k से c को मल्टीप्लाई भी करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, परेशान नहीं होना, उसको नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा एक इक्वेशन है 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ये हमारे बहुत काम का है, तो अच्छे से समझना। इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, ये लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मेरे पास सेम इसी तरह से 1a प्लस एक्स आ जाता, 1/a प्लस एक्स आ जाता, और इसका इंटीग्रेशन पूछा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सिंपल, 1/x का इंटीग्रेशन था नेचुरल लॉग x, तो 1/a प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, नेचुरल लॉग a प्लस एक्स, ये हो जाएगा सिंपल। अब मुझे याद रखना है x के यहां आगे पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव लगा देना, x के आगे पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव लगा देना, इसका a से कोई लेना देना अभी नहीं है। अगला मैंने इंटीग्रेशन निकालना है 1/a माइनस एक्स dx का, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल टर्म है, जैसे नेचुरल लॉग a प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन था 1/a प्लस एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि क्योंकि यहां पर x के आगे नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, नेचुरल लॉग और लॉग में क्या रिलेशन है। नेचुरल लॉग अगर x को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 2.303 लॉग ऑफ x। ये हमारे काम आने वाला है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है, जल्दी से सीखते हैं। पहले एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। मान लो कि रिएक्टेंट से क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट। अब मैंने कहा इससे पहले कंडीशन लगाते हैं, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, लेट अस टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नॉट। ठीक है, बेटर है हम इसे ए के टर्म्स में लिख दें। तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने इसकी इनिशियली मान ली ए नॉट। जब टाइम जीरो है इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, उस टाइम पे रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, लेकिन प्रोडक्ट की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कंसिडर कर लिया, जीरो। अब 3 टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपको ए नॉट लिखा हो, आपको आर नॉट लिखा हो, या फिर ए लिखा हो, तो इन तीनों ही केस में आप इन्हें रीड करोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रीड करेंगे इसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम डील करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी टर्म आपने याद रखनी है कि अगर हमने यहां पर दे रखा ए, याद रखा आर नॉट हट गया, याद रखा ए माइनस एक्स, ये 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो आप इन तीनों को रीड करोगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट, ये याद रखना। तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना।
तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को बताया था, इट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है A बाई डी टी, इट इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डी टी। ये मैंने आपको बताया। तो ये तीन चीजें हैं जो मैंने लिख दी हैं, और इन्हीं को यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर के लिए क्या कहता है। बड़े ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आराम से चलने वाला हूं इस टॉपिक में, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल डीप तक समझेंगे इसको। कहता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। जब टाइम जीरो था, मैंने इनिशियली मान लिया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ए नॉट, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी उस टाइम पे जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब मैंने बोला कुछ टाइम के बाद मान लो इसमें कुछ चेंज आता है। क्या चेंज आया? इसमें एक्स का चेंज आया, तो इसमें भी तो एक्स का चेंज आएगा। अगर ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 होता तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो 3 होगा, ये फिर x है तो ये क्या होगा x। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, अब मैंने कहा एट टाइम इज इक्वल टू टी, कुछ टाइम के बाद, ध्यान देना इस पे, एट टाइम इज इक्वल टू टी, ये जो है क्या बचेगा, मान लो मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे से 2 रुपए खर्च हो गए, तो कितने बचेंगे मेरे पास, 10 माइनस 2, यानी इनिशियली मेरे पास था ए नॉट, मैंने उसमें से x खर्च कर दिया, तो क्या होगा, बचा कुचा क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स, ये तो होगा, जिसको हम कंसीडर कर लेंगे a। ठीक है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की। अब मैंने कहा, ये लिख भी देता हूं मैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब मैंने कहा यहां पर कि पहले कितनी थी 0, अब कितनी हो गई x, तो ये है x, और ये क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। ठीक है, मैंने 0 डायरेक्ट लिखा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की पावर n होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 0 है तो फॉर दिस n की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि n को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहां पर डायरेक्टली n की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं 0। तो यहां से क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, ये आ गया। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन यही बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। कौन नहीं डिपेंड करता? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आप कंसंट्रेशन ए का 4 कर दो, 5 कर दो, 10 मोलर कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी रिएक्शंस होती हैं वहां जहां पर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, प्लैटिनम का यूज करते हैं। हैबर्स प्रोसेस में यही चीज चल रही होती है, रिवर्स हैबर्स प्रोसेस में। ये भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, हम लेक्चर को जब आगे बढ़ाएंगे, कैटलिस्ट नाम का टॉपिक आएगा, उसमें हम सीखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। यही तो मैंने पढ़ाया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस डी ए अपॉन डी टी। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये निकाल दिया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर आ गया 2। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट, इन दोनों को मैं अगर इक्वेट कर दूं, हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ये आ जाएगा। क्या करना है कि डी टी को इधर भेज दो, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी। ये आ गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आएगा इधर, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी। देखो कितना आसान हो गया। जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या था x, ऐसे dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, अब वो कहता है इज इक्वल टू के टी प्लस सी, और सी क्या है हमारे पास, ओवरऑल इंटीग्रेटिंग
कांस्टेंट। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करके, ओवरऑल इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी इक्वेशन ना थोड़ी अधूरी है क्योंकि इसमें सी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सी की वैल्यू। तो चलो सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे सी की वैल्यू? एट टाइम इज इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज रह गई थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। एट टाइम इज इक्वल टू 0, देखो क्या क्या चेंज आएंगे। टाइम 0 है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ए नॉट। और एक्स की वैल्यू कितनी है? टाइम 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का? इट इज ए नॉट माइनस एक्स। यही तो है, ए नॉट माइनस एक्स। अब एक्स का वैल्यू कितना है? रिएक्टेंट जब टाइम 0 है तब एक्स का वैल्यू कितना है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? या 0 पुट कर देंगे तो फाइनली यू विल गेट concentration of reactant becomes A naught. यानी instead of writing A, you will write A naught at time is equal to 0. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अब कहता है पुट करते हैं ये सारी चीजें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे? ध्यान से सुनना बेटा जी। टाइम 0 यानी टाइम यहां 0 पुट कर दो, कर दिया जी। ठीक है, टाइम 0 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? के से। प्लस यहां पर आ गया सी, और इस साइड क्या आएगा बेटा? यहां पर क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विच इज ए, लेकिन टाइम 0 पे ए क्या है? ए नॉट के इक्वल, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये क्या आ गया? ए नॉट। सो फाइनली सी की वैल्यू क्या आ गई? के इंटू 0 कितना हो गया? 0। तो सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? ए नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेते हैं? 4। आगे सॉल्व करते हैं। पुटिंग C in इक्वेशन 3, C को आप इक्वेशन 3 में पुट करो। इक्वेशन 3 क्या था? ये रहा, क्या था? माइनस ए। बेटा सिर्फ ये केस जो था टाइम इज इक्वल टू 0 वाला, ये अब यहां खत्म हो गया क्योंकि हमें सिर्फ यहां पर C की वैल्यू चाहिए थी। तो अब हम इसको नहीं लेके जा रहे, वापस इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें टाइम इज इक्वल टू 0 अब नहीं है, ये क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना। ये हमने टाइम 0 तभी लगाया जब सी की वैल्यू कैलकुलेट होनी थी। अब जब मुझे सी की वैल्यू पता चल गई है, आई विल नॉट टेक टाइम इज इक्वल टू 0, इतना याद रखना। तो वापस इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आई? ए नॉट। ठीक है, सी की वैल्यू आई आपके पास, पूरी गड़बड़ नहीं लग रही? हाँ, यहाँ माइनस भी आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो सी की वैल्यू आएगी माइनस ई नॉट। आई एम सॉरी, सी की वैल्यू कम सकती है माइनस ई नॉट। पुट करते हैं, के टी माइनस ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है यानी के की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब कहोगे सर इतना सारा किया क्यों? देखो, फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? के इक्वल। तो अगर मैं के की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे रेट रिएक्शन पता चल जाएगा, यानी मुझे पता चल जाएगा कि मेरी रिएक्शन जो है कितनी फास्ट है और कितनी स्लो है। इसीलिए हम ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो चलते हैं हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी? हाफ लाइफ का मतलब क्या है? सिंपल, आधा रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोलेंगे, उस टाइम इंटरवल को बोलेंगे हाफ लाइफ। जब आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उस टाइम इंटरवल को बोलेंगे आप हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है?
इसको रिप्रेजेंट किया था टी हाफ, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना ये हाफ जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, डिवाइड नहीं कर रहे किसी से इसको, t/2 नहीं है, ये टी हाफ है। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इसका हाफ लाइफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, उसका क्या होगा? क्या बोला था मैंने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? ए, एंड इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो? ए नॉट माइनस एक्स। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? आधा रिएक्टेंट और आधा प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर मैंने रिएक्टेंट ए नॉट रखा था इनिशियली, तो इसका हाफ क्या होगा? फाइनली इसका हाफ होगा ए नॉट बाय 2। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कहा आधा रिएक्टेंट है तो आधा वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपए इनिशियली है तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? 5 रुपए। 10/2। यही हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास पूरा रिएक्टेंट जो है, ठीक है, पूरा रिएक्शन हाफ रिएक्शन जो है, हाफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेरे पास कितना बचेगा? ए नॉट बाय 2। ठीक है, ए नॉट मेरा इनिशियल था और मुझे फाइनल बताना है कि मेरे पास हाफ लाइफ पे कितना बचेगा, तो इनिशियल बाय 2। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं हमने टाइम इंटरवल निकाला था लास्ट, KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ये निकाला था, कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दो, हाफ लाइफ के लिए पुट करते। KT इज इक्वल टू, क्योंकि मैं टी हाफ निकाल रहा हूं इसलिए KT हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2। ठीक है, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू आपके पास आएगा KT हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2। तो टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन comes out to be A naught by 2K। ठीक है, यानी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से सुनना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन initial concentration of reactant। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, इसके ऊपर 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये था हाफ लाइफ बच्चों, जल्दी से इसको नोट करो और आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सीख रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या सीखना था? जो हमने लास्ट में सीखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने निकाला के और टी हाफ। यहां भी हम यही चीज करने वाले हैं, तो जल्दी से रिपीट करते हैं इसको। कहता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बन गया प्रोडक्ट। अब मैंने कहा एट टाइम इज इक्वल टू 0, जब समय इज इक्वल टू 0 हो गया तो मैं मान लेता हूं इसको ए, और ये क्या बचेगा? 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0। अब मैं बोलूंगा इसमें चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है जी इसमें? मान लो एक्स का चेंज आया, तो यहाँ भी तो एक्स का चेंज आएगा जैसे पहले किया था। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू टी पर क्या आएगा? ए माइनस एक्स, और ये कितना आएगा? एक्स। ये आ गया, सिंपल, जैसे पहले किया था अब भी वही कर रहे हैं। बदलेगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या होता है? 1। ये हमने पहले पढ़ा है। अब क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक रिएक्टेंट की फॉर्म में, एक प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या फॉर्मूला था? dx बाय dt। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, और यहां पर क्या आएगा? प्लस, इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? a माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा? 1। Why the power is 1? Because it is a first order reaction, यानी n की वैल्यू है 1। आगे बढ़ते हैं, dx by dt, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो a माइनस एक्स है इसको नीचे लेके आओ, और ये जो dt है इसे ऊपर लेके आओ। ये आ गया।
इंटीग्रेशन लगा दो, सिंपल है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन dx बाय a माइनस एक्स इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन, ये मिलेगा। आगे इसको फर्दर सॉल्व करो, ये मैंने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या सिखाया था, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस c, यही तो सिखाया था। dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था मैंने, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस c k dt का इंटीग्रेशन, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और मुझे किसकी वैल्यू नहीं गिवन है, c की, तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे c का वैल्यू। अब c का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहले किया था, एट टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है, t की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कैलकुलेट करो जल्दी से। नेचुरल लॉग a माइनस एक्स का वैल्यू 0, टाइम का वैल्यू 0 प्लस c, इससे 0 हो गया तो ये नेचुरल लॉग a बचा, तो c का वैल्यू आ गया नेचुरल लॉग a। बस इतना सिंपल है, पुट कर दो उसमें, क्या दिक्कत है। देखो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ठीक है, यहां भी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी क्योंकि यहां पर x के आगे माइनस है तो यहां भी माइनस लगेगा, ठीक है, मैंने बताया था ना। अब यहां पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस नेचुरल लॉग a है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k t, c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग a। जैसे मैं भूल गया, आप भी गलती कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, यहाँ नेगेटिव का साइन भूल सकते हैं, नेगेटिव नहीं भूलना है। आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आओ, नेचुरल लॉग a माइनस से प्लस में आ गया, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और आगे सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a अपॉन b, ये पढ़ा है ना हमने ही पढ़ा है, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल्स टू लॉग a बाय b, ठीक है, सेम यही करेंगे। लॉग नेचुरल में a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा kt, ठीक है, क्योंकि यहां से अब नेचुरल लॉग दे रखा है तो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, 2.303 लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा kt, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है, इससे t की इसका जो t है वो आप इधर ले आइए और k की वैल्यू निकाल लीजिए। अब k की वैल्यू कैसे निकालोगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। 90% इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, डिराइव करके भी वैसे भी नॉर्मली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमें करना है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था, सेम ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताते हैं। तो टाइम तो हम कैसे लिखेंगे, टी हाफ। दूसरा आपको पता है a माइनस एक्स फाइनली क्या हो जाएगा a बाई 2। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, सिंपल है, a बाई 2 कैसे हो गया, जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल का क्या हो जाएगा आधा, हाफ लाइफ का मतलब ही यही होता है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन a माइनस एक्स क्या हो जाएगा इनिशियल का आधा, सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए हमारे पास फॉर्मूला आया था कि टी इज इक्वल टू लॉग 2.303 भी था, 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स ये था, ठीक है। आगे टाइम को क्या पुट करना है, टी हाफ 2.303 बाय के, ये इधर आ गया, लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करोगे a बाई 2, a से ही कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 2 आ गया तो क्या आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 2.303
बाय के इंटू log 2 एंड यू नो दैट log 2 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये वैल्यू है। पुट करेंगे इसको इधर, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3010, तो टी हाफ कम्स आउट टू बी कितना, 0.693 बाई के। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है सबको सम अप कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू फर्स्ट। मैंने आपको इन दोनों के लिए टी हाफ निकालना सिखाया था। क्या आया, पहले के लिए टी हाफ आया ए नॉट बाई 2k, ठीक है, k इज रेट कांस्टेंट, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरे के लिए आया टी हाफ 0.693 बाई के, ठीक है। इसमें जो हाफ लाइफ है इंडिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का ही है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की, और जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डिपेंड कर रही है ऑर्डर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। इट इज डिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। हमने आपको एक और चीज सिखाया, के का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ के कैन बी कैलकुलेटेड एज के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन 2, और यहां पर जो हमने के की वैल्यू निकाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट कर लोगे टेबुलर फॉर्म में। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसे हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लॉज पढ़े कि उनमें आप के की क्या वैल्यू निकालोगे और टी हाफ की क्या वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनके ऊपर ग्राफ्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।